मेरे अब्बू को फौत हुए 6 माह गुजर चुके थे। मेरी अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। जब अम्मी मुझे लेकर नानी अम्मा के घर जाने लगी तो चचा ने हमें रोक लिया और अम्मी से कहा था कि आप मेरे मरहूम भाई की बीवी हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से चचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वो अपनी बीवी से ज्यादा मेरी अम्मी पर मेहरबान थे। यही वजह थी कि चची मेरी माँ पर शक करती कि उनका मेरे चचा के साथ कोई चक्कर है, और फिर चची ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और चची हम दोनों को बातें भी सुनाती। चची कभी भी हमारे काम से मुतासिर नहीं हुई थी। उसने हमेशा ही कीड़े निकाले थे। कभी कहती कि ये ठीक नहीं किया, तो कभी कहती कि वो काम बिगाड़ दिया है। ऐसे में मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई थी। ऊपर से चची की 2 बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए इम्तहान बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और अम्मी को कामों में मसरूफ रखते थे। इस घर में वाहिद हमारा एक सहारा था, वो चचा ही थे। चचा मेरा और अम्मी का बहुत ख्याल करते थे, मगर चची से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ था, चचा मेरे और अम्मी के लिए अलहदा से फ्रूट लाया करते और अपने बच्चों के लिए अलग से लाते, मगर चची हमसे वो फ्रूट भी छीन कर ले जाया करती थी। वो कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो ये अलहदा अलहदा फ्रूट लाने का रिवाज नहीं डालना चाहिए, और फिर हमें फलों के छिलके देखना ही नसीब होते थे। मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। जब वापस आई तो अम्मी सहन साफ करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगे दबाने लगी थी, तब चच्ची आ गई और कहने लगी, कोमल फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को कोरमा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, और फिर तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये बेबसी की इंतहा थी। अम्मी कहने लगी, फौजिया आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चच्ची एकदम से चीख पड़ी थी। वो कहने लगी, कोमल हर वक्त तुम बीमार रहती हो। मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तुमने मेरे शोहर पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को वो इस घर से जाने नहीं देता। मेरे बस में हो तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त ना करूं। अम्मी उठी और किचन में चली गईं। मेरा दिल चाहता था कि मैं चच्ची से पूछूं कि आपके अंदर का हसद आखिर कब खत्म होगा। दरअसल जब मेरे अब्बू हयात थे तो वो खूब कमाया करते थे। मेरे चचा से ज्यादा मेरे अब्बू की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। ये सब देखकर चची हसद का शिकार होती रही थी। तब हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अम्मी तो अब तक सदमे में थीं। चच्ची ने बड़ी होशियारी से अब्बू का बिजनेस चचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और अम्मी तो अपने हवास में ही नहीं थे। अब्बू का कारोबार डूबने वाला था तो चचा ने उसे संभाल लिया था। अब चचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी अम्मी के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी ये आपका माल है, आपने इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है वो आपकी मर्जी है। चचा अपना काम छोड़कर अब्बू का बिजनेस संभाल रहे थे। अम्मी चचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। ये सब देखकर तो चची का दिल जलकर रह गया था कि मेरा शोहर अभी भी बस एक तनख्वाहदार मुलाजिम की तरह काम कर रहा है। चची ने चचा और अम्मी पर शक करना शुरू कर दिया था। अब वो रोज चचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी कोमल पर इतने मेहरबान क्यों हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन अम्मी ने चच्ची के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था, खुदा के वास्ते ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन चच्चा ने साफ साफ कह दिया था कि अगर फौजिया तुमने ये बात करना ना छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर चच्ची डर गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कभी ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाले थे, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो कभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए चच्ची ने अम्मी और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चच्ची ने तो चचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्च लाकर अम्मी के हाथ पर रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चचा और उसके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चच्ची के दिल में चोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चचा से बात करूंगी कि मेरी अम्मी के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें।
जब रात को चच्चा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, चच्चा, आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। चच्चा कहने लगे, हाँ बेटी, कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी अम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाऊं। चच्चा कहने लगे, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। उस वक्त चच्ची हम दोनों की बातें चोरी छुपे सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वाह अमजद, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। चच्चा कहने लगे, तुम्हारे कपड़े जूतों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मुशक्कत करता है। चच्ची ने जब चच्चा के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनका रंग फक होकर रह गया था। वो कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गई थी। चच्चा ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और कहा कि अपनी अम्मी को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैंने चच्चा का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी थी। अम्मी कहने लगी, शुक्र है तुम्हारे चच्चा को अपनी बीवी के करतूत का तो मालूम हुआ है। मैंने कहा, जी अम्मी, मुझे भी इस बात की तसल्ली है। अम्मी कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से महफूज रहे, ये कुछ भी कह सकती है। मैं बोली, अम्मी, चच्ची सारा दिन हमारी बेइज्जती करती हैं, इससे बढ़कर और क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, ऐसी औरतें कुछ भी कर लेती हैं, तुम क्या जानो। मैंने अम्मी से कहा, छोड़े इन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रात मैं और अम्मी पुरसकून सोई थी, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आंख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने चच्ची खड़ी थी। वो मुझे खूनखार नजरों से देख रही थी। पीछे चच्चा भी चले आए थे। चच्ची कहने लगी, तुमने अपने चच्चा के पैसे चुराए हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं चच्ची, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। चच्चा ने खुद ही कल रात अम्मी के इलाज के लिए 10,000 रुपए दिए थे। चच्ची कहने लगी, बस ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चच्चा भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। चच्ची ने हमारे कमरे की सारी चीजें उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोली तो सामने के मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चच्ची ने अलमारी से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में लहराए थे। वो कहने लगी, कोमल, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? अम्मी तो ये सब देखकर घबरा गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चच्ची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, फौजिया, मुझे इल्म नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। चच्ची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारी बेटी ताहिरा जेवर लेकर आई है। अम्मी कहने लगी, ना तो मैं चोर हूँ और ना ही मेरी बेटी चोर है। चच्चा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थे। वो कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी के जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं? चच्ची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर चच्चा का वॉलेट निकालकर हमें दिखाया था। वो कहने लगी, ये वो वॉलेट है जो मैं और मेरा शोहर सुबह से तलाश कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन था कि जब रात को ताहिरा हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर गई होगी। मुझे तो पता है तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है, इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मगर अमजद कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे कि ना मेरी भाभी चोर है और ना ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीजें लेकर यहाँ से फरार होने का मंसूबा बनाए बैठी हैं। चच्चा का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चच्ची कहने लगी, मैं अब मजीद इन दोनों चोरनियों को अपने घर में नहीं रख सकती। चच्चा चुप रहे थे। चच्ची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फोन करके इनको हवालात में बंद करवाती हूँ। चच्चा कहने लगे, नहीं, ऐसा हरगिज मत करना, जैसी भी हैं ये दोनों मेरे भाई की निशानी हैं।
चच्ची के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, अमजद, आज भी आप इन दोनों की ही तरफदारी करेंगे? चच्चा चुप रहे थे तो चच्ची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी पुलिस के हवाले ना करूं तो इन्हें घर से निकाल दो। मैं अब इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चच्चा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और अम्मी से कहने लगे, भाभी, अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और ताहिरा ने इस तरह की हरकत ना की होती तो फौजिया की कभी मजाल ना होती कि आपको इस घर से निकल जाने का कहती। गलती अब आपकी और आपकी बेटी की है। मैं फौजिया को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना करे। तब मेरी अम्मी आगे बढ़ी थी। वो आज जिंदगी में पहली बार चच्चा के सामने बोल रही थी। वो कहने लगी, अमजद, जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे शोहर ने बनाया था। एहसास फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो हद पार कर चुके हो। तुमने मेरे शोहर के घर पर कब्जा किया। मैं चुप रही। तुमने मेरे शोहर का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया। मैं तब भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझसे और मेरी बेटी से मुलाजमों की तरह रवैया रखा। हमसे पूरे घर के काम करवाए। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं नहीं, मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी अम्मी की आवाज बहुत गरजदार थी, मगर चच्चा कहने लगे, भाभी, आप किस खुशफहमी में रह रही हैं? अगर मैंने आपके शौहर का बिजनेस ना संभाला होता तो वो क्या इस मकाम पर होता, बल्कि वो कब का डूब गया होता और आप ये घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत भी ना रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हैं। हमारा बहुत सा पैसा गायब है। यकीनन वो आपने चोरी किया होगा। ये बातें सुनकर चच्ची आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिला लिया था। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर में चोर हैं। चच्चा कहने लगे, भाभी, आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हैं। अब अपनी बेटी का ही कुछ सोचें। बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सलूक होता है। चच्चा ने अम्मी को इस कदर डरा दिया था कि वो अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और अम्मी बेबसी की इंतहा पर पहुंच गई थी। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से महरूम किया जा रहा था, क्योंकि जब से अब्बा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिला ही नहीं था। अब तो असल परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। अम्मी कहने लगी, ताहिरा, अब हम कहाँ जाएंगे? जब से अब्बू हमारी जिंदगी से गए थे चच्ची ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ राब्ता रखने दिया था। अगर अम्मी की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई भी ठिकाना हमें नहीं मिला था। मैं भी खामोश थी और अम्मी भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम तन्हा औरतों को अजीब नजरों से देखने लगे थे। तब अम्मी कहने लगी, ताहिरा, हम अब क्या करेंगे? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुंचे तो हमें एक जेरे तामीर घर नजर आया। अम्मी कहने लगी, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आ जाएं, हम इस घर में चले जाते हैं। मैं और अम्मी उस जेरे तामीर घर में दाखिल हो चुके थे। शुक्र था कि वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और अम्मी जमीन पर ही बैठ गए। अम्मी के आंसू निकलते जा रहे थे। वो कहने लगी, ताहिरा, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ गया है। अम्मी, आपका कसूर नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। अम्मी खामोश रही थी। मैं और अम्मी एक दूसरे के साथ बैठी थी। खौफ के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही अम्मी को। मैंने महसूस किया कि अम्मी कुछ बेचैन सी हैं। वो उठकर खड़ी हो जाती थी, कभी बैठ जाती। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है अम्मी, थक गई हैं क्या? अम्मी ने नफी में सर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि अम्मी का पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। उनके चेहरे की रंगत सर्द पड़ चुकी थी और फिर वो देखते ही देखते बेहोश हो गई थी। मैं बोली, अम्मी, क्या हो गया आपको?
आंखें खोलें, मगर अम्मी ने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो बेसुध जमीन पर गिर गई थीं। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से अम्मी की नब्ज को टटोला था। वो अभी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी अम्मी दिल की मरीजा है और डॉक्टर ने ऐसे हालात में अम्मी को जुबान के नीचे रखने के लिए गोली का कहा था। मेरे पास उस वक्त वो गोली मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को वहीं पर लिटा दिया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्द अज जल्द करीबी फार्मेसी पर पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से अम्मी के लिए गोली ले आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसे हालात में अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे दो आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। वो कहने लगे, तुम यहाँ से कहाँ भागकर जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने की कोई भी राह नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बातें सुनकर मजीद डर गई थी और अपनी दौड़ मजीद तेज कर ली थी, मगर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे ही भागते आ रहे थे। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया था और साथ ही साथ दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी माँ बीमार है, मुझे इन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगें कांप रही थीं, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया था। वो कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं रात के इस पहर कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होना चाहती थी, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ गया था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई थी और मुझे उम्मीद थी कि ये आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस पहर लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो दोनों लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कौन बचाने वाला था? तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई। मैं उन आवारा लड़कों की नजरों से ओझल होने के लिए उस टूटी हुई कब्र में उतर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी मैं मरने वाली हूँ और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाजें आती जा रही थीं। और साथ ही साथ वो एक दूसरे से हम कलाम भी थे कि अगर ये लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये बातें सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई थी। फिर वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाशी करते रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तो वो वापस चले गए थे। मैं अपनी सांसें बराबर करने लगी थी। जब मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी शय पर पड़ा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा शायद किसी मुर्दे पर मेरा हाथ पड़ा है, मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई है। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जब उस कपड़े को खोला तो उसमें मुझे ढेरों जेवरात नजर आए थे। इतने जेवरात देखकर तो मैं दंग रह गई थी। जेवरात के साथ ही चंद कागजात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे भी थे। मैंने वो उठाए और कब्रिस्तान से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन अम्मी की फिक्र सता रही थी। मैं उसी जगह पर वापस आ गई थी जहाँ रात अम्मी को छोड़कर गई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर दो औरतें मौजूद थीं जो अम्मी का ख्याल कर रही थीं। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि अम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं बोली, आप कौन हैं? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रही थीं तो हमारी नजर इस औरत पर पड़ी। ये औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो इसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मैं सारी बात समझ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे रखने के लिए गोली दी थी, जो मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैंने वो निकालकर इसकी जुबान के नीचे रख दी और अल्लाह के फजल से अब ये बेहतर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बेशक अल्लाह इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहाँ से उसने गुमान भी ना किया हो। अम्मी की हालत बेहतर हो चुकी थी। मैंने उन दोनों औरतों का शुक्रिया अदा किया और अम्मी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई थी। अम्मी कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, अम्मी आप चुप रहें। मैं अम्मी को अपने साथ लेकर होटल में चली गई थी। एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक करवाया था
अम्मी कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने अम्मी को सारा माजरा सुना दिया था और उनके सामने वो गठरी खोल कर रख दी थी। जब हमने वो कागज खोले तो उस पर जो तारीख लिखी थी उसको देखकर हैरान रह गए। ये जेवरात किसी ने 70 या 80 साल पहले हिफाजत के लिए कब्रिस्तान में छुपाए थे। जाहिर सी बात है कि अब इन चीजों का मालिक तो गुजर गया होगा। तब अम्मी कहने लगी, अब हम ये चीजें रख सकते हैं। फिर हमने वो जेवरात बेच दिए थे। वो इतने ज्यादा महंगे बिके थे कि हमने अपने लिए नया घर ले लिया था। तब अम्मी कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ नहीं करूंगी। अम्मी ने कहा कि मैं चच्चा और चच्ची पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे अब्बू की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। अम्मी ने चच्चा और चच्ची पर केस किया और सारे पैसे देकर एक अच्छा वकील रख लिया। फिर कुछ अरसे बाद ही हम ये केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चच्चा भी जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चच्ची अपने बच्चों को लेकर अपने मेके चली गई थी और सुनने में यही आया था कि उनके मेके वाले भी चच्ची और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो चच्ची ने मेरे और अम्मी के साथ किया था।